मॉनसून और मॉनसून की वो पहली बरसात, ऐसा लगता है जैसे तपती और जलती गर्मी के कुंड में जाने कितने ही लोगों की आह भरी आहुतियों के बाद ये मीठी और ठंडी फुहारें धरती पर पड़ती हैं। ऐसा कौन है जिसे मॉनसून का इंतजार ना हो। बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी को मॉनसून की मस्ती बेहद पसंद होती है। भीषण गर्मी से राहत पाने के लिए लोग मॉनसून का इंतजार करते हैं। आपने वो गाना सुना है ना, रिमझिम गिरे सावन सुलग सुलग जाए मन। जहां तक बात मन की है ठीक है, लेकिन अगर सावन में आपका तन सुलगने लगे, यानी कि आपके शरीर का तापमान बढ़ जाए, तो ये आपके स्वास्थ्य के लिए चिंता की बात हो सकती है। मॉनसून अपने साथ लेकर आता है कुछ साइड इफेक्ट्स भी। इनमें मच्छर, कई तरह के इन्फेक्शन और गंदे पानी से होने वाली बीमारियां शामिल हैं। हालांकि मॉनसून की सभी बीमारियां गंभीर नहीं होती, लेकिन अगर समय पर इलाज ना कराया जाए तो उनकी गंभीरता बढ़ सकती है। नमस्कार, मैं हूं अनीता शर्मा और सेहत की बात में आज चर्चा मॉनसून में होने वाले रोगों पर। मेरे साथ हैं डॉक्टर MC मिश्रा और दीप्ति खटूजा। स्वागत है आपका। मॉनसून में 3 तरह के रोग सबसे ज्यादा देखे जाते हैं। पहले जो हवा से फैलते हैं यानी कि संक्रामक रोग, दूसरे जो दूषित खान पान से फैलते हैं और तीसरे मच्छर जनित रोग। डॉक्टर मिश्रा, हमें बताएं कि मॉनसून में रोगों के तेजी से फैलने के पीछे आखिर कारण क्या है और भारत में मॉनसून के दौरान किस तरह के मामले सबसे ज्यादा देखे जाते हैं। दीप्ति जी, मॉनसून में खान पान से जुड़े बदलाव बहुत देखने को मिलते हैं। आपका मन करता है करारे कुरकुरी चीजें खाने का, लेकिन ये कई बार आपकी सेहत के लिए बड़े नुकसान लेकर आ सकते हैं। तो मॉनसून के दौरान रोगों और संक्रमण से बचने के लिए आहार संबंधी किन बातों का ध्यान दिया जाना चाहिए। नमस्कार अनीता जी। सो शुक्रिया आपने मुझे शो के लिए बुलाया। सबसे पहले मैं ये बोलूँगी कि इस बारिश का सबको इंतज़ार था गर्मी से बचाव के लिए। लेकिन इसी के साथ साथ जैसे हमने गर्मी से बचने के लिए सेहत की बात की कि क्या खाना चाहिए, इसी तरीके से हमें बारिशों की में भी ध्यान देना है। सबसे पहली चीज जो हमें ध्यान देखनी है कि इस समय नमी बहुत होती है, तो उससे हमारे जो बैक्टीरियल ग्रोथ है, जो हमारे कीटाणुओं की ग्रोथ है, वो बहुत ज्यादा होती है। बहुत सही एटमॉस्फेयर होता है कीटाणुओं की ग्रोथ के लिए। तो हमें खास तौर पे इस चीज का ध्यान देना है कि जहाँ हमारा कड़ारी चीजों का खाने का मन करता है, गरम गरम जैसे पकोड़े वगैरह हैं, वहां पे सबसे पहली चीज मैं ये बोलना चाहूंगी कि हमें बाहर के खाने से बचना है। क्योंकि बाहर के खाने में जब नमी है, हमें नहीं पता कितनी साफ सफाई से उसका बनाया गया है। तो इसलिए हमें इस पे ध्यान रखना है कि बाहर के खाने से इन्फेक्शन यानी बहुत ज्यादा हो सकता है। जो भी हमारी हरी पत्तेदार सब्जियां हैं जो सीजन की हैं, उसी का सेवन करें। और उसमें भी ध्यान रखें कि उसको अच्छे गुनगुने गर्म पानी से नमक डाल के अगर हम धो लें तो जो भी कीटाणु वगैरह का डर होता है वो खत्म हो जाता है। और उसको अच्छी तरह हम पका करके खाएं। कच्ची चीजों के सेवन से थोड़ा बचें, और जिन चीजों में इन्फेक्शन या कीटाणु या कीड़े हो सकते हैं उनको अच्छे से पका करके साफ सफाई से ही खाएं। आमतौर पे ये देखा गया है कि इस समय तली हुई चीजें, मसालेदार चीजें खाने का मन करता है, जिससे पाचन शक्ति पे बहुत नेगेटिव असर आता है। यानी हमारे को एसिडिटी, गेस्ट्राइटिस का रिस्क भी बढ़ जाता है। तो ध्यान रखें कि बहुत ज्यादा तली हुई चीजें और बहुत ज्यादा तेज मसाले वाली या बहुत ज्यादा तेज मिर्च वाली चीजों का सेवन हम अवॉइड करें। और कोशिश करके अगर हमारा कुछ खाने का मन भी है तो वो फ्रेश घर पे ही बना करके, हम ताजा बना करके हम उसका सेवन कर सकते हैं। जी जी, डॉक्टर दीप्ति, हमें ये बताएं कि इस दौरान पेट से जुड़ी भी कई तरह की समस्याएं देखने को मिलती हैं, गलत खान पान के चलते ही मच्छर जनित रोग भी बहुत होते हैं। इन सभी रोगों से बचने के लिए अगर आप अपनी इम्यूनिटी पावर को स्ट्रांग रखते हैं, मजबूत करते हैं, बूस्ट करते हैं, तो ये काफ़ी हद तक आपको बीमारियों से लड़ने में मदद कर सकते हैं। तो अपने आहार में आप किन चीज़ों को शामिल कर सकते हैं या हटा सकते हैं कि आपका इम्यून सिस्टम जो है वो स्ट्रांग बने।
अनीता जी, इसमें हमें ध्यान रखना है कि जो भी सबसे पहली चीज जो एनआईएन और आईसीएमआर यानी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने जो रिसेंट 2021 में अपनी गाइडलाइंस में चेंज किया है, वो ये किया है कि ज्यादा से ज्यादा सब्जियों का और फलों का सेवन करें। तो हमारी जो इंडियन थाली है, जो इंडियन प्लेट है, नॉर्मली अगर हम उसमें देखें तो ज्यादा से ज्यादा हमारे अनाज, जो हमारी आधी प्लेट होती है वो अनाज से भरपूर होती है। लेकिन इम्यूनिटी जो है आपकी सीजन की सब्जियों और सीजन के फलों में, क्योंकि उसमें अलग अलग कलर की सब्जियों में, अलग अलग तरीके के फलों में अलग अलग विटामिन और मिनरल्स पाए जाते हैं, जो कि हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाता है। तो इसलिए हमें ध्यान रखना है कि जो गाइडलाइन है वो ये बोली गई है कि आधी प्लेट हमारी अलग अलग कलर की सीजन की सब्जियां और फलों से हो, और उसके बाद एक चौथाई जो है वो हमारा प्रोटीन प्लेट में जरूर होना चाहिए, जिसमें कि हमारी दालें हैं, हमारी पनीर है, हमारा सोया है, और हमारे जो लोग नॉनवेज खाते हैं, जो मांस मच्छी खाते हैं, उसमें लीन मीट यानी चिकन मछली का सेवन कर सकते हैं। और ये जो प्रोटीन की थाली बात की गई है, इसमें दही अलग है जिसमें लैक्टोबैसिलस है जो कि गट हेल्दी है, जो कि प्रोबायोटिक है। और लैक्टोबैसिलस अपने आप में ही प्रोबायोटिक जो है वो बहुत ही गट फ्रेंडली बैक्टीरिया है, जिससे आपकी गट माइक्रोबायोटा बेटर होता है और आपका इम्यून सिस्टम भी स्ट्रांग बनाता है। दीप्ति जी, आपने बात की गट हेल्थ की। मॉनसून में आपकी गट हेल्थ स्ट्रांग होना क्यों जरूरी है? मतलब क्या अगर आपके पास एक स्ट्रांग गट है तो वो मॉनसून में आपको फुल प्रूफ बना सकता है? और अगर इसका जवाब हाँ है तो हमें ये बताएं कि आप अपनी गट हेल्थ को और बेहतर और स्ट्रांग बनाने के लिए और किन किन चीजों को अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। बिल्कुल सही है। गट हेल्थ आज की डेट में अनीता जी, जितनी भी साइंटिफिक रिसर्चेस हैं किसी भी डिजीज को लेके अगर हम बात करें, सो आज ज्यादा से ज्यादा साइंटिफिक रिसर्चेस में हर बीमारी को कहीं ना कहीं हमारे गट बैक्टीरिया और गट हेल्थ से जोड़ा जा रहा है। इवन हमारे जो ब्रेन की प्रॉब्लम्स हैं या जो ब्रेन की डिफरेंट डिजीजेस जो मेडिकल हेल्थ में हम लोग देखते हैं, उसको भी ज्यादा से ज्यादा गट हेल्थ से जोड़ा जा रहा है। तो जितना आपका गट स्ट्रांग होगा, आपका पाचन शक्ति अच्छी होगी, उतना ही आपका इन्फेक्शन का रेट जो है वो कम हो जाएगा। और लॉन्ग टर्म में आपकी बीमारियां, बहुत सारी बीमारियां, सिर्फ शुगर बीपी या हाइपरटेंशन ही नहीं, इवन कैंसर्स और ब्रेन प्रॉब्लम्स कैन ऑल्सो जो है वो भी हमारे काफी हद तक गट हेल्थ से जोड़े जा रहे हैं। पाचन शक्ति बढ़ाने के लिए जैसे मैंने आपको बताया कि एक तो कोशिश करें कि घर का खाना ताज़ा पका हुआ खाएं। हम लंबे समय तक घर पे भी कई बार जैसे अगर हमारा कुछ बच जाता है तो हम लोग उसको रेफ्रिजरेट करके लोग सोचते हैं कि अगले मील में खा लें। तो कोशिश करके गर्मियों के सीजन में और बारिशों के सीजन में आम तौर पे इस चीज से बचें। जितना हो हम नेचुरल फ्रेश ताज़ा पका हुआ खाने का सेवन करें, ताकि हमारा किसी भी तरीके का इन्फेक्शन जो है हम उससे बच सके। और जैसे मैंने बताया कि प्रोबायोटिक यानी जो लाइव बैक्टीरिया है, जो गट हेल्दी बैक्टीरिया है, वो तो पाचन शक्ति और गट हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन जी। उसके साथ साथ जो प्रीबायोटिक यानी कि जो हमारी हरी सब्जियां फलों में रेशे के फॉर्म में पाए जाते हैं, तो प्रीबायोटिक और प्रोबायोटिक का मिलकर हम्म। सिनबायोटिक इफेक्ट होता है, जो कि कंप्लीट आपके गट हेल्थ को स्ट्रॉन्ग बनाता बनाता है है। और हम्म। इम्यून सिस्टम को स्ट्रेंथन करता है। जी तो जी। इसलिए ज्यादा से ज्यादा हरी सब्जियां जो भी सीजन की हैं, ध्यान रखिए सीजन की सब्जियों का सेवन करना, और सीजन के सब्जियों फलों का सेवन करना आमतौर पे है। मसाले कम रखें, तली हुई चीजों से बचें, और ताजा पका हुआ खाना घर पे ही खाएं, घर पे खाएं। बाहर के खाने से बचें। जी जी। हमारे साथ डॉक्टर एमसी मिश्रा जुड़ चुके हैं। डॉक्टर साहब, हमें बताएं कि मॉनसून में रोग इतनी तेजी से क्यों फैलने लगते हैं और भारत में मॉनसून के दौरान किस तरह के मामले सबसे ज्यादा देखने को मिलते हैं? बहुत बहुत धन्यवाद आपको ये चर्चा रखने के लिए। देखिए, अभी हमने कुछ दिन पहले चर्चा की थी आपके माध्यम से कि गर्मियों में क्या क्या समस्याएं आती हैं, लू लगती है लोगों को, और जब बारिश शुरू हो जाती है तो बारिश की जो बीमारियां हैं उसमें जो 10 आप मान लीजिए कॉमन बीमारियां हैं, जो उसमें मच्छर पैदा होते हैं, उसकी वजह से डेंगू का प्रकोप शुरू हो जाता है, चिकनगुनिया हो सकता है, मलेरिया मच्छर की वजह से हो सकता है, और फिर कुछ
वायरल इन्फेक्शन संक्रमण भी, क्योंकि टेम्परेचर कम हो जाते हैं, ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है, तो बैक्टीरिया और वायरस को भी पूरा फ्लरिश करने का अपॉर्चुनिटी मिलती है, मौका मिलता है, और उससे कॉलरा भी हो सकता है, टाइफाइड भी हो सकता है अगर प्रदूषित पानी लोग उपयोग में ला रहे हैं, और तरह तरह के इन्फ्लुएंजा, वायरल फीवर जैसे चिकनगुनिया, डेंगू ये हो जाते हैं मच्छरों के द्वारा। और इसके अलावा एक लेप्टोस्पायरोसिस है, ये बैक्टीरियल डिजीज है ये भी, और तरह तरह के जो पेट के संक्रमण है वो हो जाते हैं इसमें। और इनमें बहुत सारे जो रोग हैं, चाहे वो डेंगू हो, चाहे वो चिकनगुनिया हो, मलेरिया हो, टाइफाइड हो, वायरल हो, इन सबके लक्षण लगभग आप ये समझिए कि बुखार सब में होता है। इनमें बहुत तेज बुखार होगा, शरीर में दर्द होगा, और जो डायरियल डिजीजेज होती हैं बारिश के मौसम में वो काफी खतरनाक है। अभी जैसे सुनने में आया था छत्तीसगढ़ के बारे में, मध्य प्रदेश के बारे में, वहाँ पे डायरिया बहुत लोगों को हो रहा है, और वो आमतौर से डायरिया तभी होता है जब दूषित जो पीने का पानी है वो साफ न हो। तो उसमें हम लोगों को ये सावधानी रखने की आवश्यकता है, और हेल्थ वर्कर्स हैं उनको भी पहले से इसमें लोगों को चेतावनी देने की आवश्यकता होती है। अब डेंगू के अगर आप लक्षण की बात करते हैं तो जैसे हाई फीवर होगा, कई बार ग्लैंड्स में स्वेलिंग हो जाती है, रैश हो जाता है शरीर पे, और सिर में दर्द होगा, प्लेटलेट काउंट गिरने लगता है, और ये बढ़ेंगे अभी डेंगू के केसेस। और इसके अलावा अगर चिकनगुनिया है तो उसमें भी यही जोड़ों में दर्द हो सकता है, इसमें भी बुखार तेज हो सकता है, थकान लग सकती है, सर्दी लगती है। मलेरिया जो होता है आजकल कम हो गया है, लेकिन फिर भी अभी भी बरसात के मौसम में क्योंकि मच्छर पनपते हैं, तो मलेरिया का भी जो मुख्य लक्षण है वो बुखार ही है, हाई फीवर। वो एक दिन छोड़ एक दिन आएगा, शरीर में दर्द होगा, मांसपेशियों में दर्द होगा, बहुत कस के ठंड लगेगी, फिर उसके बाद पसीने से बुखार उतर जाएगा, और अगर ये नहीं ठीक होगा तो फिर ये गंभीर भी हो जाते हैं सारे रोग। और अगर आप देखें कॉलरा या दूसरी डायरियल डिजीजेस, तो उसके भी आपको कॉलरा में कई बार डिहाइड्रेशन हो जाता है, उसकी वजह से ब्लड प्रेशर गिर सकता है, किसी का प्यास बहुत लगेगी, मसल्स में क्रैम्प होंगे क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाते हैं, और मुंह सूखता है। स्किन की जो हमारी जो एक इलेक्ट्रिसिटी है, स्किन की जो हेल्थ है वो एकदम से खत्म हो जाती है, और आप तुरंत हॉस्पिटल में जाने की आवश्यकता होती है। टाइफाइड फिर से ये जो है बैक्टीरियल है, साल्मोनेला टाइफी से होता है, इसमें भी बुखार तेज होगा, कमजोरी आएगी, पेट में भी दर्द हो सकता है, क्योंकि टाइफाइड एक ऐसा फीवर है जो शरीर के किसी भी अंग को प्रभावित कर सकता है, हाथों को भी प्रभावित करता है, तो जिससे पेट में दर्द होता है। और इसके अलावा सिर में दर्द तो किसी भी बुखार में होता है, वॉमिटिंग हो सकती है, नौजिया हो सकता है। और वायरल फीवर के जो लक्षण है वो हम लोग बहुत चर्चा कोविड में करते रहे हैं, और वो भी प्रीडोमिनेंटली मुख्यतः उसमें भी बुखार से ही शुरुआत होती है, और फिर थकान होती है। डॉक्टर मिश्रा, हमने बात की डेंगू की, चिकनगुनिया की, मलेरिया की, और इसके अलावा और भी जो कि पानी दूषित जल से होने वाली बीमारियों की। जीका वायरस के मामले भी चिंता बढ़ा रहे हैं। जीका वायरस भी एडीज मच्छर के काटने से होता है। ये सेम मच्छर ही डेंगू का संवाहक भी बनता है। ऐसे में डेंगू और जीका के लक्षणों में क्या फर्क हो सकते हैं? किस तरह से जीका जो है वो आपके लिए खतरनाक साबित हो सकता है? देखिए, जीका भी वायरस, जैसे आपने कहा कि वायरल इलनेस है, वायरल बीमारी है, और लक्षण जैसे मैंने कहा कि लगभग सभी जो वायरल संक्रमण है उनके लक्षण समान होते हैं। कुछ भिन्नता हो सकती है, किसी को सिर में दर्द ज्यादा हो सकता है, किसी को बुखार थोड़ा कम आ सकता है, किसी को उनका जो पाचन तंत्र है वो उस पर असर हो जाता है, तो लूज मोशंस हो जाते हैं,
नौजिया वॉमिटिंग की शिकायत ज्यादा होती है, जी मिचलाना या उल्टी होना, पेट में दर्द का होना। और जैसे हमने देखा कुछ लोगों की जो सूंघने की शक्ति है, जैसे कोविड में बहुत चर्चा हुई थी कि स्मेल चली गई लोगों की, टेस्ट चला गया, लोगों का स्वाद नहीं पता लग रहा है और सूंघने की शक्ति चली गई। लेकिन बहुत सारे लोगों की वापस भी आ गई, कुछ लोगों की वापस नहीं भी आई। तो फिर वायरस जो है वो किसी भी अंग को प्रभावित कर सकता है शरीर के, सिर से लेकर पैर तक, जिसमें ब्रेन भी आ जाता है, हार्ट पे भी असर होता है वायरल बुखार का, मायोकार्डाइटिस हो जाती है, मायोपैथीज हो जाती है भिन्न भिन्न प्रकार की। तो लिवर पे भी असर होता है, मांसपेशियों पे भी असर होता है। तो वायरस एक ऐसा रोग है या बैक्टीरिया एक ऐसा रोग है जो शरीर के किसी भी अंग को प्रभावित कर सकता है। लेकिन जैसे कुछ जो वायरस है रेस्पिरेटरी वायरस कहलाते हैं, जैसे कोरोना वायरस का, और इन्फ्लुएंजा वायरस है अपर रेस्पिरेटरी का असर करता है, बट लोअर जो हमारा फेफड़े हैं उन पर भी असर कर सकता है वो। तो जो जीका वायरस के अगर लक्षण आप देखेंगे तो कोई ऐसे बहुत भिन्न नहीं होते उसके भी लक्षण। तो इसमें केवल हमको ये देखना है कि जीका वायरस का जो देखा गया है, एक अगर प्रेग्नेंट महिलाओं में अगर हो जाता है, जो गर्भवती महिलाएं हैं, अगर उसमें जीका वायरस होता है तो उनको कई बार जो फीटस है अर्ली, जैसे जीका वायरस मान लीजिए हुआ और प्रेगनेंसी अभी ठहरी ही है, तो उसमें कई बार जो बच्चा है यूट्रस में उसको कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर होने की, कंजेनिटल एबनॉर्मलिटी होने की संभावना बढ़ जाती है। तो इसमें और ये भी एडिस मॉस्किटो से होता है जैसे आपने कहा। और जीका वायरस के सिम्टम्स जो है वो रैश हो सकता है, बुखार होगा, आंखों में कंजक्टिवाइटिस जिसे हम कहते हैं लालपन आ जाना, जॉइंट इस तरह के लक्षण जी देखने को मिलते हैं। डॉक्टर साहब, यहाँ पे एक सवाल ये आता है कि जो बहुत अहम हो जाता है, क्या मॉनसून में वायरस और रोगों से बचने के लिए कोई प्रिवेंटिव वैक्सीन मौजूद है? क्या कोई ऐसा टीका है जिसे आप पहले लेकर मॉनसून में होने वाले संक्रमणों से बच सकते हैं? और इसी के साथ अगर आप हमें जल्दी से ये भी बता पाएं कि बचाव के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं? ऐसा है कि अभी जो वैक्सीन, किसी टाइफाइड की वैक्सीन उपलब्ध है, कॉलरा की वैक्सीन उपलब्ध है, ये बैक्टीरियल डिजीजेज है, इनकी वैक्सीन उपलब्ध है। मलेरिया की अभी कोई वैक्सीन नहीं बन पाई है जो असरदार हो। काफी प्रयत्न चल रहे हैं, ट्रायल भी हो रहे हैं मलेरिया वैक्सीन के लिए, लेकिन अभी भी हम कह नहीं सकते कि मलेरिया की वैक्सीन कारगर हो सकती है। डेंगू के भी जो वैक्सीन बन रहे हैं, लेकिन अभी भी उनके ट्रायल्स के बाद भी पूरे लार्ज स्केल पे अभी भी इसका जो कार्यान्वयन नहीं हो पाया है डेंगू। अगर आप देखें तो शायद चिकनगुनिया की वैक्सीन बनी है और वो उपलब्ध हो सकती है, लेकिन बाकी जो रोग है बरसात में होने वाले इतने, और कई बार नोन वायरसेस भी नहीं होते, अननोन वायरस होते हैं। तो उनसे तो अभी कोई इन्फ्लुएंजा की, जैसे इन्फ्लुएंजा होगा उसकी वैक्सीन है, और एक और कम होता है, वो इतना कॉमन नहीं है। तो आप कुल मिलाकर तो आप कुल मिलाकर सावधानियां बरत सकते हैं। टीके इसके लिए उतने बड़े स्तर पर या बहुत ज्यादा मौजूद नहीं है। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर MC मिश्रा और दीप्ति खटूजा जी। हमसे जुड़ने और हमें अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे दर्शकों की बेहतरी और सेहत से जुड़े ऐसे ही और मुद्दों के साथ हम जल्दी ही फिर हाजिर होंगे। तब तक अपना ख्याल रखें, तंदुरुस्त रहें, हंसते मुस्कुराते रहें और हाँ, NDTV इंडिया देखते रहें।